Physics portion, objective number 123. 123 physics portion. पहला question है कि when a body is brought from 100 meter height to 80 meter height, what is the work done? देखिए, जब टू हाइट गिवन होना, आपको इनिशियल हाइट भी गिवन है और आपको फाइनल हाइट भी गिवन है और आपको वर्क मालूम करना है, तो वर्क का सिंपल फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू mg फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट. It is the simple concept of work when a body is moved vertically. When a body is moved vertically. So the work done is equal to mass कितना given है? The value of mass is 2 kg. It is 10 and final height was 80 and initial height was 100. पहले initial लिया करें फिर final. अगर बॉडी को 100 मीटर से 80 मीटर पर लाया गया है, when height decrease तो पहले final फिर initial. When height increase तो पहले initial फिर final. ऐसे हैं 2 multiply by 10 initial minus final 100 minus 80. अगर मैंने उल्टा बोल दिया है तो इस तरह लिख लें work done is equal to 2 multiply by 10 multiply by 20 and the answer is 400 joule. The correct option is option B. Question number 124 on the board. 124 हमारे पास है the mathematical form of mass of a body at height of x and potential energy A. Let me consider it is the surface of earth. फर्ज करो ये surface of earth है, यहाँ पर एक बॉडी मौजूद है और कहा गया है कि फर्ज करो इसके हाइट की जो वैल्यू है, the value of height is A. आपको सिंबॉलिक गेम खेला गया है आपके साथ. अगर हाइट A है, पोटेंशियल एनर्जी A है. अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज A एंड द हाइट इज x, तो बताओ कि इस बॉडी के मास का फार्मूला या वैल्यू क्या होगी. बहुत ही आसान है, सिर्फ सिंबॉलिक गेम है. समझ गए हैं ना. आप कहें सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg और h, ये लिख सकते हैं. फिर कहें सर आपने खुद दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू a, m की जगह m, g की जगह g और h की जगह. देयरफॉर मास का मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगा a डिवाइड बाय gx एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी ठीक होगा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 125. सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 125 फॉर यू. एक फोर्स अप्लाइड इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या होगा. बहुत सिंपल सी बात है. आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन मिनिमम होता है और वर्क डन प्लस पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम होता है. यही 3 केसेस हैं वर्क में, या मिनिमम होगा या पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम होगा. स्पेसिफिक वर्क की बात कर रहा हूं. मैक्सिमम में इसकी 2 वैल्यूज हैं और मिनिमम में इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है. द मिनिमम वैल्यू इज 0 जॉल एंड इट रिक्वायर 90 डिग्री. इट रिक्वायर्स 90 डिग्री. पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क इज Fs. F multiplied by S is the positive maximum and it requires 0 degree, while negative maximum is minus Fs and it requires 180 degree. What is the basic difference among the 3? Minimum work means 0 joule. Why it is 0? At 90 degree, why work done is 0? सही है, cause of 90 0 है, but the actual cause is कि वर्क एनर्जी में चेंज का दूसरा नाम है. वर्क एनर्जी में चेंज का, और जो फोर्स परपेंडिकुलर हो वो बॉडी के एनर्जी को ना इंक्रीज कर सकता है और ना, इसीलिए उसका वर्क 0. और जो फोर्स 180 डिग्री पर हो तो वो मैक्सिमम डिक्रीज लाता है एनर्जी में, और डिक्रीज ऑफ एनर्जी का वर्क नेगेटिव होता है. लेकिन मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि डिक्रीज मैक्सिमम होगा और जो फोर्स पैरेलल होगा वो मैक्सिमम इंक्रीज लाता है. यानी अगर कोई कहे कि why work is minimum at 90, the simple answer is because the force at 90 cannot increase or decrease the total energy of a body, so work is 0. अगर कोई कहे why work is maximum but negative at 180 degree, so you have to say कि at 180 degree the change in energy is maximum, so work is maximum. It is negative because the change is in the form of decrease. The change is in the form of decrease. Why work is positive maximum at 0 degree? It is maximum because the change is again maximum. The change in energy is again maximum. But it is positive because in this case the change is in the form of
इंक्रीज। उम्मीद है आप समझ गए हैं। सो इन्होंने कहा है कि वर्क डन की अगर फोर्स, क्वेश्चन में ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो, यानी एंगल क्या होगा 180, so the work done will be negative maximum and the correct option in the question is option C. Okay, let me discuss question number 126. 126 क्या है? The kinetic energy of a body dropped from 100 meter when it covers 75 meter. हम इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व ही नहीं करते, जज कर लेते हैं। आप कहें सर ये जमीन का सरफेस है। आइडिया ऑफ द क्वेश्चन को गौर से सुने। फर्ज करो एक बॉडी है, यहां पर पड़ी है, एक बॉडी इस जगह पर है जिस जगह का हाइट कितना है 100 मीटर। बहुत इजी है, बिना सोल्यूशन के आप विद इन 1 मिनट, आधे मिनट में आंसर जज कर सकते हो। इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आप बताएं। आप कहें सर 100 mg होगी या नहीं, mgh, लेकिन h की जगह क्या लिखा मैंने, तो mg अपनी जगह पे और h की जगह हाइट। काइनेटिक एनर्जी कितनी है एट द टॉप, इस मार्कर की काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 100 टाइम्स ऑफ mg है। मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये बॉडी नीचे आए और बिल्कुल सेंटर या मिड तक आ जाए, मिड तक आ जाए यानी इसने 50 मीटर कवर किया, तो यहां बैठा हुआ हर स्टूडेंट समझता है कि सर अगर आधा हाइट कवर हो जाए तो जो एनर्जी अवेलेबल थी उसमें आधी पोटेंशियल रह जाएगी और आधी, वो समझ आ गई है ना। मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा, सिर्फ जज कर रहा हूं। आप कहें सर 50 मीटर कवर करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 50 mg, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी बन जाएगी 50 mg, समझ गए हो ना। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 75 मीटर फॉल करें, तो इट मीन के 50 में ये हालात होंगे, तो मजीद जब 25 पे आ जाएगा तो टोटल कितना कवर कर लेगा 75, लेकिन यहाँ 25 फॉल करेगा तो इससे आधी और काइनेटिक में चली जाएगी, तो 50 mg पहले से थे और ये दो हिस्से हो जाएगा 25 mg और 25 mg, तो पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी 25 mg, जबकि काइनेटिक 50 प्लस 25 कितना बन जाएगी, इट विल बिकम 75 mg। अगर आपके सामने क्वेश्चन होता दैट आफ्टर 75 मीटर फॉल द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तो आप कहते 25 mg। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये बॉडी, ये मार्कर 100 मीटर के हाइट पे है, आप सुन रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ये बॉडी, ये मार्कर 100 मीटर के हाइट पे है, मैंने इसको रिलीज किया और इसने 75 मीटर का फॉल किया, 75 मीटर गिरने के बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो पोटेंशियल होगी 25 mg और काइनेटिक होगी 75 mg, तो mg कैंसल और रेशियो बन जाएगा 1:3, 1 क्योंकि ऊपर 25 होगा और नीचे, लेकिन यहां पर आपसे रेशियो नहीं मांगा, पोटेंशियल नहीं मांगा। अगर आपने बॉडी को रिलीज किया 100 से 75 मीटर गिरने के बाद इसकी काइनेटिक होगी 75 mg एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, काइनेटिक एनर्जी यहां होगी 75 mg एंड द करेक्ट ऑप्शन, एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। बोले जिसका कोई क्वेश्चन है जी। 50 पे रेशो 1:1 होगा ना, क्योंकि आधी काइनेटिक होगी और आधी पोटेंशियल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 126 में डी आता है, डी। The kinetic energy of a body dropped from 100 meter when it covers 75 meter is 75 mg। फिर से सुने, यहां पर एक बॉडी पड़ी है और इसका सरफेस से जो हाइट है वो कितना है 100 है ना। मुझे पहले पोटेंशियल बताओ, इतना आसान है, इसमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। आप कहें सर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mg और h, होगी या नहीं। h की वैल्यू कितनी है, जब आप पुट करोगे तो पोटेंशियल कितनी बन जाएगी, लेकिन ऊपर काइनेटिक कितनी होती है, तो काइनेटिक 0 है। क्या ये नहीं मानते हो आप, जब बिल्कुल दरमियान तक आएगा तो आधी पोटेंशियल रह जाएगी और आधी काइनेटिक। तो अगर ये 100 पर है और मैं कहूं कि इसने 50 मीटर फॉल कर लिया, तो 50 मीटर पर यहां कहानी ये होगी कि अब पोटेंशियल आधी रह जाएगी
और आधी मीन के 100 mg के बजाय 50, और आधी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई सब जानते हैं, तो देयरफॉर यहाँ काइनेटिक क्या होगी, वंस अगेन इट विल बी 50 mg, यही है ना। लेकिन इन्होंने हमसे काइनेटिक आफ्टर 50 मीटर फॉल नहीं मांगा, इन्होंने काइनेटिक मांगा है आफ्टर 75 मीटर फॉल। तो आप इस 50 में मजीद 25 गिरा दो, तो अगर 100 से 50 में पोटेंशियल आधी हो गई, तो 50 से जब नीचे 25 गिरेगा तो ये एक बार फिर आधा हो जाएगा। तो इट मीन कि यहाँ से यहाँ तक जब 25 मीटर मजीद गिरेगी बॉडी, तो ये इस पोटेंशियल के फिर दो हिस्से कर देगा, आधी पोटेंशियल रह जाएगी और आधी काइनेटिक में चली जाएगी। तो 50 mg में 25 mg यहाँ पर क्या रह जाएगा, पोटेंशियल, और इसका 25 mg काइनेटिक में चला जाएगा। तो काइनेटिक 50 पहले से थी, 25 मजीद मिल गई, तो कितनी हो गई, काइनेटिक मिल गई 75 mg। सो आफ्टर 75 मीटर फॉल द काइनेटिक एनर्जी विल बी 75 mg। एनीहाउ लेट मी डिस्कस अनदर क्वेश्चन 127। What is the momentum of a body 0.5 kg having kinetic energy is 100 joule? तो सिंपल सी बात है, आपको मास दिया है 0.5, काइनेटिक एनर्जी आपको मिली है 100, and you have to provide the momentum. The only equation you can use is kinetic p square divided by 2m. So this implies that p is equal to under root kinetic energy multiplied by 2m. Kinetic energy multiplied by 2m. Just put the values and you will get the answer. वैल्यू क्या होंगे जनाब, अंडर रूट की जगह अंडर रूट। काइनेटिक कितना है 100 और 2 की जगह 2, और मास कितना है 0.5 और 0. यहाँ मास है ना, हाँ बस ठीक है। अब देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या बनेगा 1, खत्म, और 100 का रूट क्या बन जाएगा। सो द आंसर इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन ठीक है, the correct option is option B. Next question 128. Solving question number 128 for you. और 128 क्या कह रहा है, 10 kg and 5 kg bodies have same kinetic energies. 10 kg की बॉडी है और 5 kg की बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम का रिलेशन क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट मैं टॉप पे इधर सॉल्व कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 128, और 128 में क्या है, कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडीज क्या है, सेम। मैं कहूंगा जनाब काइनेटिक एनर्जी आपने सेम दी है, और आपने मुझे m1 दिया है 10 और m2 दिया है 5, और आप p1 और p2 के दरमियान एक रिलेशन मुझसे मांग रहे हो। इस क्वेश्चन का सिंपल मेथड है कि जब काइनेटिक एनर्जी सेम होते हैं तो मोमेंटम का रेशो मास के रेशो के साथ रूट के साथ डायरेक्टली है, रूट के साथ डायरेक्टली है। और आसान कर दूं तो याद रखिए, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम यू कैन यूज दिस रिलेशन p1 ओवर p2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 ओवर m2। यू कैन यूज दिस इक्वेशन ओनली व्हेन काइनेटिक एनर्जीज आर सेम। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होते तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। The equation can only be used when kinetic energies of two bodies are same. Here the kinetic energies are same, so I am going to use this. Therefore, P1 by P2 is equal to root की जगह root. M1 is 10 and M2 is 5. The net answer will be P1 over P2 under root 2 divided by 1. यही होगा ना। Now cross multiply करें, you will get P1 is equal to under root 2 times of P2. कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct option is option B. Let me solve question number 129 for you people. I am solving 129. Force की वैल्यू है 100 न्यूटन। On a body displaced it 10 meter parallelly, the work done will be. Parallel का मतलब है कि theta is, because इन्होंने कहा है parallel motion. The value of force is 100 and the value of displacement is 10. So the value of work done is Fs cos of theta. Fs cos of theta में वैल्यूज पुट करें, the work done will become 100 multiplied by 10 और cos of 0. The answer is 1000 joule. क्या इसमें है 1000 joule नहीं है, but it can be replaced as 1 kilojoule. 1000 joule can be replaced as 1 kilojoule, and the correct option is option B. ठीक है। Next question
क्वेश्चन नंबर 130। पे बात करते हैं। A body at rest on surface of earth, what is its potential energy with respect to surface of earth? अगर ये जमीन का सरफेस है, सुने प्लीज, अगर ये जमीन का सरफेस है और यहां पर एक बॉडी पड़ी है, तो इस सरफेस के लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज 0, बट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इट इज नॉट 0। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर जस्टिफाई कर सकते हो? हाउ कैन यू जस्टिफाई इट प्लीज? ना फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्म नहीं, बेसिक एक छोटा सा आइडिया है कॉन्सेप्चुअल, दैट एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ वर्क। जहां बॉडी में वर्क की एबिलिटी है उससे आपको वर्क मिल सकता है, वहां उसमें एनर्जी है, और जहां बॉडी से आपको वर्क नहीं मिल सकता वहां उसमें एनर्जी नहीं है। अगर आप में से कोई बंदा, आप में से कोई स्टूडेंट इसके साथ इधर बैठ जाए, इस बॉडी के साथ, तो ये बॉडी इस सरफेस पर मौजूद इस स्टूडेंट पर कोई काम नहीं कर सकता कयामत तक, और ये स्टूडेंट सेफ है। लेकिन अगर हम इस स्टूडेंट को सेंटर ऑफ अर्थ पर बिठा दें और यहां पर डिगिंग करें, तो क्या ये स्टूडेंट इस बॉडी के शर से महफूज है? नहीं है ना। अब ये बॉडी इस सेंटर पर मौजूद स्टूडेंट पर वर्क कर सकता है या नहीं? सो एट सेंटर या विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सरफेस पर मौजूद बॉडीज में एबिलिटी ऑफ वर्क होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस पर मौजूद बॉडीज में वर्क की एबिलिटी, अगर मैं यहां सरफेस पे हूं तो इस सरफेस पर मौजूद जितनी भी बॉडीज हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो मुझ पर कोई वर्क नहीं कर सकते। लेकिन मुझसे हाई लेवल पे जो भी बॉडी है उससे हर वक्त मुझे खतरा है, वो मुझ तक आकर मुझ पर अच्छा खासा वर्क कर सकते हैं। तो जिस जगह से बॉडी वर्क कर सकता है उस जगह उसकी एनर्जी 0, और जिस जगह वो वर्क नहीं कर सकता वहां उसकी एनर्जी, तो सरफेस पर मौजूद बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एनर्जी 0 है, बट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एनर्जी 0 नहीं है। आप समझ गए हैं? दैट्स गुड। इस वक्त इसका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि इन्होंने कहां से मांगा है? विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। इसी क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू सेंटर होता तो फिर हम लेते GMM/R। समझ गए हो ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 131। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 131 फॉर यू। द 5 kWh काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जॉल। ये तो आपको पता होगा। अब ये भी आप जानते हैं कि जो आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखते हो वही इक्वेशन के, तो जरा लेफ्ट साइड पे 5 इंट्रोड्यूस करो, तो 5 kWh। अब उसूल ये है कि जो लेफ्ट पे लिखोगे वही सब कुछ, so therefore it will be 5 into 3.6 10⁶ joules, and hence 5 kWh is equal to 5 multiplied by 3.6 is 18 into 10⁶ joules। समझ गए हो? And the correct option is option A। Question number 132 सॉरी 132 को आप देखें। इसमें है कि what is the change in potential energy when a body is shifted from 20 meter to 80 meter। 20 मीटर से 80 मीटर तक जा रहे हो, पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा? इंटरेस्टिंग है। ये है जनाब जमीन का सरफेस, यहां है बॉडी, और कितने मीटर पर मौजूद है? आपने इसको ऊपर उठाया और अब ये कितने मीटर पर मौजूद है? नाउ इट इज एट 80 मीटर। कहते हैं कि रास्ते में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो कितना होगा? तो बहुत आसान है, सिंबॉलिक गेम है यहां भी। आप कहें सर फर्ज करो 20 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी 1 जो है वो U है, कितना है? कुछ वैल्यू तो होगी, ऑप्शन बता रहे हैं कि आपने U लेना है। सो जनाब इस 20 मीटर पर हमने पोटेंशियल को U कहा। अब ये बताएं कि जब आप इसे 80 मीटर के हाइट पर लेके जाओगे तो हाइट कितने टाइम इंक्रीज हुआ? आप मुझसे कहें सर हाइट बिकम 4 टाइम्स, बिकॉज 80 इज 4 टाइम्स ऑफ 20। 80 इज 4 टाइम्स ऑफ, अगर 80 20 के 4 टाइम्स है तो हाइट में 4 टाइम्स इजाफा हुआ, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर हाइट 4 टाइम्स हो गया तो पोटेंशियल भी 4 टाइम्स हो जाएगी। इट मीन कि यहाँ पोटेंशियल U थी,
तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इट विल बिकम 4u, बिकॉज हाइट 4 टाइम्स हो गया तो पोटेंशियल भी, लेकिन हमसे पोटेंशियल नहीं मांगा, इसमें चेंज मांगा। तो इन दोनों में जो चेंज आएगा, द चेंज इज 4u माइनस u, इट इज 3u। समझ आ गई है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इसमें होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 133 पे बात करनी है। द स्क्वायर ऑफ मास इज 36 यूनिट। बहुत जल्दी में जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि मास इज 36, लेकिन गलत है। आपको क्या दिया है? आपसे कहा है कि मास का स्क्वायर 36 है, तो इट मीन कि आपने रूट लेना होगा, तो मास कितना होगा? मास 6 दिया है क्योंकि स्क्वायर ऑफ मास 36 है। द स्क्वायर ऑफ मास इज 36, इट मीन्स के मास इज 6। आप समझ गए हो। फर्दर मोर क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट 2 मीटर पर सेकेंड? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। समझ गए हो ना? तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 2 स्क्वायर, एंड द आंसर इज 12 जूल्स, एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन सी सही है। 134 प्लीज। नाउ लेट मी टॉक अबाउट 134। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 200 जूल है। आगे बढ़ते हैं। मूव्ड हॉरिजेंटली, जब कोई बॉडी हॉरिजेंटल मोशन करता है तो उसके हाइट में कोई फर्क, और जहां हाइट में फर्क नहीं आता वहां पोटेंशियल में भी फर्क। तो कहा है हॉरिजेंटली मूव्ड, इट मीन के द चेंज इन हाइट इज 0, सो द चेंज इन पोटेंशियल इज आल्सो 0। तो क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? इट इज 0 बिकॉज द बॉडी इज मूव्ड हॉरिजेंटली, एंड हॉरिजेंटली द चेंज इन हाइट इज, और जैसी हाइट वैसी पोटेंशियल एनर्जी। जानते हो ना? ऐसा ही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शाबाश। 134 में ऑप्शन डी सही है। लेट मी टॉक अबाउट 135। 135 है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड स्क्वायर ऑफ मोमेंटम इज, क्या है? आप जानते हैं कि काइनेटिक इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ऐसा करें, पी स्क्वायर को इधर ले आ जाएं तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पी स्क्वायर। इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। It is the ratio of kinetic energy and square of momentum, and it is equal to 1 over 2m. So it is 1:2m, and the correct option is option A. हमारे पास next question है 136. Absolute gravitational potential energy on the surface of Earth. वो आप जानते हैं, आपको इक्वेशन का पता है। I am solving question number 136. कहते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब आप क्या लोगे? सरफेस ऑफ अर्थ पर बात करें। आपको पता है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? व्हाई इट इज नेगेटिव? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द बाउंडेड एनर्जी। इट रिप्रेजेंट्स, ये आपको बताता है कि एक बॉडी जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना बाउंड है, या उसको आजादी देने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी होगी, तब जाकर आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के कैद से आजाद कर दोगे। तो नेगेटिव शोज द बाउंडनेस ऑफ द बॉडी। ग्रेविटेशनल फील्ड इसको बाउंड कर रहा है। ये एनर्जी जो है ये बाउंडेड एनर्जी है, तो माइनस होता है। इसमें जी मास ऑफ बॉडी एंड मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय, इसमें होता है सेंटर से फासला। क्या होता है? सेंटर से फासला डिवाइड बाय सेंटर से फासला। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप कह सकते हो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ आप ऐसा कह सकते हो। एनी हाउ सेंटर से फासला सरफेस तक कितना होता है? अगर मैं कहूं कि ये जमीन है और ये सेंटर है, बॉडी सरफेस पे पड़ी है, तो सेंटर से फासला रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है या नहीं है? सो देयरफॉर द फार्मूला विल बिकम AGPE इज इक्वल टू -GMM डिवाइड बाय R, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वन 137 पे बात हो रही है। लेट मी टॉक अबाउट 137 को आप देखें।
अगर सेंट्रिपिटल फोर्स 100 है, अगर रेडियस 10 है, अगर सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी 1 है, तो वर्क डन कितना होगा? द वर्क ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज, डेटा फजूल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज। अच्छा मुझे आंसर दें, शाबाश। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 0 और करेक्ट ऑप्शन है डी। वाई द वर्क ऑफ सेंट्रिपिटल इज ऑलवेज 0? आप सही कह रहे हो ना। आप कहो सर सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड द एंगल इज 90 डिग्री एंड cos ऑफ 90 इज, so that's why work, ये क्वांटिटेटिव है। What is the real reason? The real reason is work demands increase in energy, और या इंक्रीज लाओगे या डिक्रीज लाओगे अगर आपने वर्क करना है। और सेंट्रिपिटल फोर्स किसी भी बॉडी के एनर्जी में कयामत तक ना इंक्रीज लाता है और ना कोई सबूत है आपके पास? आपके पास सबूत है? आप मुझसे कहें कि सर हाइड्रोजन का एटम आप जानते हैं? बिल्कुल मैंने सुना है इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो जनाब इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर मुसलसल सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है और इसकी एनर्जी इस एक ऑर्बिट में कांस्टेंट है। और जितनी एनर्जी इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर कोई बाहर से आकर इसको इस ऑर्बिट में डिस्टर्ब ना करें तो कयामत तक इसकी वो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इट मींस कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है वो कोई वर्क नहीं कर रहा। वो वर्क क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो चेंज है वो क्या है? ना ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और ना ये इलेक्ट्रॉन की, समझ आ गई है? सो व्हाई द वर्क ऑफ सेंट्रिपिटल इज 0? बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट एबल टू इंक्रीज द एनर्जी और डिक्रीज द एनर्जी। समझ आ गई है? ओके, लेट मी प्रोसीड। जी जी, क्या होगा? मैं नहीं 138 देखिए प्लीज। 138, the work of gravity is 0 when body is moved on surface of earth. Why? What's the reason? ये है जनाब जमीन का सरफेस। अगर बॉडी सरफेस पर मूव करेगी, गौर करें, अगर सरफेस पर मूव करेगी तो ग्रेविटी का डायरेक्शन किस तरफ होता है? डाउनवर्ड। और एंगल विद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? और जहां एंगल 90 बनता है तो वो फोर्स एनर्जी में चेंज लाने के काबिल नहीं रहता। एनर्जी में इंक्रीज लाने के लिए फोर्स को 90 से कम एंगल बनाना पड़ता है। इकरा बिन ताज मलूक आपको बुला रहे हैं जी, आपके पेरेंट्स आए हैं। दचट वाला खान, थैंक यू। आप समझ गए हैं मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ग्रेविटी जब बॉडी जमीन के सरफेस पर मोशन करती है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हर टाइम ग्रेविटी इसके साथ 90 बनाती है और जो भी फोर्स 90 डिग्री बनाएगा वो एनर्जी में ना इंक्रीज ला सकता है और ना, तो वो कभी वर्क नहीं करेगा। आपको पता है एनर्जी इंक्रीज के लिए एंगल कितना चाहिए? लेस देन 90, और एनर्जी डिक्रीज के लिए ग्रेटर देन 90, और 90 पे ना इंक्रीज देख पाओगे और ना डिक्रीज। आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 138 में करेक्ट ऑप्शन है अर्थ सरफेस, ऑप्शन सी। नाउ लेट मी डिस्कस 139 on the board. If a car can move with 100 km per hour and the force of engine is 1000, the engine's power is, आपको पता है कि पावर का आइडिया है FV, जानते हो ना? तो पावर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय इसका स्पीड है 100, लेकिन किलोमीटर का मतलब है 10⁻³ और R का मतलब है 3600। आप इसको कैंसिल आउट कर दें और आपको इसका आंसर मिलेगा पावर इज इक्वल टू, कैलकुलेट करें सो द आंसर विल बी 277 पॉइंट समथिंग, और इसको राउंड ऑफ करें तो ये 27.7 किलोवाट बनता है। क्या बनता है? द ट्रिक इन ऑब्जेक्टिव इज कि स्टूडेंट्स जल्दी में 27.7 ले लेंगे, लेकिन इसके साथ वाट है और वाट गलत है। अगर वाट्स में लोगे तो ये 2777 है। The actual power obtained in watts is 2777,
बट इन किलोवाट इट कैन बी 27.7 किलोवाट। समझ गए हो ना? तो आप इसका आंसर मालूम करें। अगर आप एक 7 और भी है, इसको इधर लिखोगे तो 27.7 बनेगा किलोवाट। किलोवाट नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यू हैव टू प्रेफर नॉन ऑफ दीज, बिकॉज या वाट्स में आपने लेना होगा 27777 247 2 and 4 7 in watts and 27.7 in kilowatts। तो अगर वाट्स लिखना है तो 27.7 ना लिखो, और अगर 27.7 लिखना होगा तो फिर किलोवाट लिखोगे। दोनों नहीं है तो ऑप्शन नॉन। 140 क्या है? अ बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट? इम्पैक्ट जानते हो? इम्पैक्ट मीन जमीन से टकरा जाना। अगर ये जमीन का सरफेस है, अगर ये जमीन का सरफेस है और एक बॉडी को आपने यहां से रिलीज किया, आपके साथ धोखा किया कि हाइट को इन्होंने सिंबल क्या दिया है? बी दिया है। अगर ये मार्कर बी से रिलीज करूं तो जमीन से टकराते वक्त की वेलोसिटी क्या होगी? सबको पता है कि फ्री फॉल में जमीन से टकराने वाली वेलोसिटी का शॉर्ट फार्मूला है √2g और h। The simple trick of MCQ is that you have to replace height by b, and hence it will be equal to 2g with b, and the correct option is option D। ऑप्शन डी ठीक है, समझ गए हो ना? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 141। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? इनमें से वर्क के लिए कौन सा यूज हो सकता है? आपको पता है न्यूटन फोर्स के लिए यूज। जी जी बोले। एक ही बात है, कोई बात नहीं। 141 पे बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज v, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी? अच्छा एक बात तो बताएं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्ट्रेंथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, मुझे चाहिए इसका बेसिक आइडिया। अगर जहां जो भी स्ट्रेंथ आए आप फौरन ले सको। याद रखें, स्ट्रेंथ इज ऑलवेज रेशो। अब रेशो के ऊपर क्या होगा? फोर्स होगा। हाँ हाँ, क्या होगा जनाब? ऊपर फोर्स होगा। नीचे क्या होगा? वो होगा जिस पर ये फोर्स लगेगा। नीचे वो होगा जिस पर यही फोर्स लगेगा। स्ट्रेंथ का मैथमेटिकल फॉर्म ऊपर हमेशा फोर्स होगा और नीचे वो होना चाहिए जिस पर वो फोर्स लगेगा। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है या नहीं लगता? तो ऊपर फोर्स हो जाता है। स्ट्रेंथ है तो फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किस पर लगता है? इसीलिए नीचे पर क्या लगाते हो? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में ऊपर फोर्स और नीचे चार्ज है। अगर मैं कहूं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो ऊपर फोर्स होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज पर नहीं, मास पर। समझ आ गई है? तो अगर ये स्ट्रेंथ, सुने प्लीज, अगर ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, और अगर ये ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है तो फिर ये बन जाएगा फोर्स पर यूनिट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज पर नहीं, किस पर फोर्स लगाता है? मास पर फोर्स लगाता है। फोर्स डिवाइड बाय मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब वैल्यूज पुट करें। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, तो इट मीन के फोर्स की जगह आप क्या ले सकते हो? वेट, और नीचे क्या होगा? m। अब आगे क्वेश्चन सुने। कहा गया है कि स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय, स्ट्रेंथ को कौन सा सिंबल दिया है? अगर स्ट्रेंथ को हम v से रिप्रेजेंट करें तो फार्मूला क्या होगा? वेट डिवाइड बाय m। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेट? m को इधर ले आए। दिस इंप्लाइज के वेट विल बिकम v मल्टीप्लाई बाय, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए ठीक है। तब पर क्वेश्चन पूछ रही, समझ गए हो ना? 142 प्लीज। 142 में है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का, गलत है। और डाइन किसका यूनिट है? फोर्स का, ये भी गलत। और स्लग किसका यूनिट है? स्लग इज द यूनिट ऑफ मास, स्लग इज द यूनिट ऑफ मास। सीजीएस सिस्टम में स्लग इज द यूनिट ऑफ मास, तो स्लग भी गलत है। इट मीन के अर्ग ही सही है। समझ गए हो? याद रखें,
कि वर्क के यूनिट जो है वो जाउल भी है, लेकिन इसका क्या है जनाब, अर्ग। अर्ग इज आल्सो यूनिट ऑफ वर्क एज वेल। आपको रिलेशन का पता है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल? 10 रेज़ टू पावर 7। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 जाउल। लेकिन जाउल भी यूज कर सकते हो, अर्ग भी यूज कर सकते हो। ये बताओ कि अर्ग वर्क का बड़ा यूनिट है या जाउल? शाबाश, इजी है। अगर क्वेश्चन आ जाए दैट विच यूनिट ऑफ वर्क इज ऑफ ग्रेट, विच वन ऑफ यूनिट इज ग्रेटर फॉर वर्क, तो अर्ग होगा या जाउल होगा? पहचान कैसे करोगे? आसान पहचान है, जिसके साथ नंबर छोटा होगा वो खुद बड़ा है, और जिसके साथ नंबर बड़ा होगा वो यूनिट खुद छोटा है। यानी आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × -19 जाउल। तो अब अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है या जाउल बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कि जाउल के साथ नंबर छोटा आया है, माइनस में है, तो इट मीन के जाउल क्या होगा? जाउल बड़ा होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ नंबर बड़ा आया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट खुद क्या होगा? छोटा होगा। So electron volt is a smaller unit of energy. Arg is a larger unit, a greater unit of energy. And joule जो है moderate है, अर्ग से छोटा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। समझ आ गई है? ओके, लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स 143। वन 143 पे बात होगी हमारी, और 143 कह रहा है The weight of object on Earth's surface is 100 Newton. What is its weight on the surface of Moon? तो सबको पता है कि gravity decreases by 6 times, जानते हो ना? तो अगर weight on Earth is 100 है, अगर ये 100 है, so this implies कि weight on Moon will be equal to 100 by, and 100 by 6 कितना बनता है? 16 पॉइंट, क्या इसमें है? कौन सा? 143, 16.6 न्यूटन। सही है, ऑप्शन सी सही है। 144 हमारे साथ डिस्कस हो रहा है। 144, अगर V0y टाइम गुजर जाए, व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? समिट पे होगा। आपको कैसे पता चला? ऐसे बोलते हैं, देखो आप कहें सर हमने बातों बातों में सीखा है कि समिट तक जो टाइम होता है वो होता है V sin थीटा डिवाइड बाई G, जानते हो ना? लेकिन आपको ये भी पता है कि V sin थीटा इज Vy एंड इट इज डिवाइड बाई G। आप V0y कहो, VIy कहो या Vy कहो, एक ही बात है। आपने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंका वो वेलोसिटी V से डिनोट करो, V0 से डिनोट करो, Vi से डिनोट करो, डजंट मैटर। सो आप कहें सर टाइम टू समिट, यानी वो टाइम जितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल कहां पर होगा? समिट पर, तो वो V sin थीटा बाई G है। बट V sin थीटा इज Vy बाई G and it can be written as V0y by G। तो जब भी V0y by G का टाइम गुजरेगा, प्रोजेक्टाइल मोहतरम कहां तक पहुंचेगा? समिट तक पहुंचेगा। समझ आ गई है? ओके, आपको क्लियर हो गया। अच्छा बताएं, प्रोजेक्टाइल के इनपुट्स कितने हैं? 2 हैं, 3 नहीं है। हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर फॉर प्रोजेक्टाइल? ओनली 2 इनपुट्स वो है जो हम देते हैं। प्रोजेक्टाइल को आप क्या क्या देते हो? 2 चीजें, सिर्फ 2 चीजें। आप वेलोसिटी देते हो, और यही वजह है कि प्रोजेक्टाइल का हर फार्मूला इन टर्म्स ऑफ V होता है और थीटा, क्योंकि फार्मूले हम अननोन्स और आउटपुट्स के लिए बनाते हैं, और आउटपुट किस चीज से बनते हैं? इनपुट से बनते हैं। समझ गए हो ना? इसलिए हर फार्मूले में आपको V भी मिलेगा। मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, इट इज कॉल्ड फोर्स, इट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये फोर्स कहलाता है। 176 पदी पोएगी क्या ना? F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई T, जानते हो ना? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द सेकेंड नेम ऑफ फोर्स। लास्ट वन, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है किसके बराबर होता है? वो डिस्प्लेसमेंट के। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है। अच्छा, लॉजिक को देखिए जल्दी जल्दी, जस्ट 5 मिनट्स प्लीज। लॉजिकल डिस्कशन सुने प्लीज। इसमें कहा है
क्वेश्चन नंबर 195 आपको दिया है स्टार। इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल्स आर देयर, टोटल ट्राइंगल्स, टोटल, सुने मुझे, एक होते हैं टोटल ट्राइंगल्स और एक होते हैं आइसोलेटेड ट्राइंगल्स। आइसोलेटेड ट्राइंगल्स का मतलब है कि इसका जरा सा पोर्शन भी दूसरे ट्राइंगल में इस्तेमाल ना हो। डिस्कनेक्ट ट्राइंगल्स के उनके दरमियान एरिया कॉमन ना हो। तो आइसोलेटेड ट्राइंगल स्टार में कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। फिलहाल तो आंसर 5 है, लेकिन अगर आपसे कहे टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं फिर क्या करोगे? फिर 8 है। अच्छा गिनता हूं, मैं गिन रहा हूं, बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। टोटल ट्राइंगल कितने हैं मैं गिन लेता हूं, आप साथ दें प्लीज। मैं टोटल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस वक्त इसका आंसर क्या है? क्योंकि इन्होंने टोटल नहीं आइसोलेटेड मांगे और आइसोलेटेड 5 है, साफ दिख रहा है। टोटल कितने हैं मेरा साथ दें। 5 तो आइसोलेटेड है या नहीं है? अब मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं। देखो ये है जनाब शेडिंग ट्राइंगल। मैंने जो शेड किया, क्या ये एक ट्राइंगल नहीं है? और गौर से सुने, ये बड़ा एक साइड है या नहीं? इट मीन के एक साइड पर एक बड़ा ट्राइंगल मौजूद होता है। स्टार के अंदर एक साइड पर एक बड़ा ट्राइंगल मौजूद होता है। ये शेडिंग एरिया जानते हो? क्या ये ट्राइंगल नहीं है? तो एक साइड ऑफ स्टार पर एक बड़ा ट्राइंगल। अब साइड गिनते जाएं। ये 1, तो इस पर एक बड़ा ट्राइंगल जरूर होगा। ये 2, 2 बड़े ट्राइंगल। ये 3, तीसरा बड़ा ट्राइंगल। 4 बड़ा ट्राइंगल और 5th बड़ा ट्राइंगल। इट मीन के 5 आइसोलेटेड है और 5 नॉन आइसोलेटेड है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 10। अगर मैं कह देता कि द टोटल ट्राइंगल्स एंड नॉन आइसोलेटेड ट्राइंगल्स, तो 10 और 5। तो भाई समझ गए हो ना? देखो एक बड़े साइड पर कितने ट्राइंगल बनते हैं? 1। तो टोटल 5 बड़े साइड्स हैं, तो हर साइड अपने आप पर ट्राइंगल बनाएगा। तो टोटल कितने बड़े ट्राइंगल हैं? 5 आइसोलेटेड है और 5 बड़े हैं, तो टोटल 10 ट्राइंगल्स हैं। यहां आइसोलेटेड पूछा, आंसर 5। 196 का आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। 155 और 279 और 4216, द नेक्स्ट टर्म विल बी। किसी ने क्या लिया है? ऑप्शन ए लिया है। यही सही है ना? क्योंकि 5 3s are 15, 9 3s are और 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इधर ऐसे टर्म होने चाहिए जिसका लास्ट राइट साइड 3 से मल्टीप्लाई करो तो उसका क्या बने? लेफ्ट साइड। और आप देखो आपको मिला है 5.17। यही है ना? यही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 51। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए। 197 प्लीज। जी मैंने कहा सीरीज के अंदर एक लॉजिक है। देखो 15 5, थोड़ा दूर लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। और इसको लिख सकता हूं 27 9। इधर लिखा है 42 16। इधर क्या होना चाहिए? तो लॉजिक ये डिटेक्ट हुआ कि इस पार्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये बनना चाहिए 5 3s are 15। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या बनता है? और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या बनता है? 42। नहीं समझाओ, ये गलत है। सबर करो, मैं चेक कर, इसमें एक और भी क्वेश्चन गलत आया है। मैंने ये सेट किया था, लेकिन ये 16 3 नहीं होगा, फिर ये 12 से बनता है मेरे ख्याल में। 42 किस से बनता है? शाबाश, हाँ 14, सॉरी ये 14 है। अच्छा मिस प्रिंट है, इट इज 14। मैंने बनाया तो क्वेश्चन मुझे याद है, इससे मैं बता रहा हूं। मैंने कहा 5 3s are 15, 9 3s are 27, तो 14 3s are 42। द लॉजिक इज के यहाँ कौन सा आंसर ठीक होगा? 15 17। इसको ठीक कर दे प्लीज। ये 16 नहीं है, ये क्या है? ये 14 है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 51 एंड 17, बिकॉज 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 51। आप लोग समझ गए हो? ये एक नंबर में 16 की जगह 14 करो, गलत आया है। 197
एक और भी क्वेश्चन गलत है। 197 प्लीज। x का पावर 50, फिर ये 49 x, फिर ये x 48, तो नेक्स्ट फिर है 47 x, तो नेक्स्ट क्या होगा? पावर में आएगा ना, यानी पावर कोफिशिएंट, पावर कोफिशिएंट, तो इधर पावर और एक कम तो 46, x का पावर 46। अब सही है। अच्छा ये क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 198, इसमें है 1170, 2270 और 4470 और नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्या होगा भाई? 70 70 70, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा? 11 2s are 22, 22 2s are 44, तो ये क्या होना चाहिए? 88 70। ये क्वेश्चन ही चेंज किए हैं इन्होंने। ये गलत है, गलत है। 199 मिस प्रिंट है, याद रखें। इसमें ज़बी का नामो निशान भी नहीं था, और आई डोंट नो कि ज़बी टाइपिस्ट का नाम है जिसने टाइप किया है, तो लगता है उसने जो नाम दिया गया था उसे पसंद नहीं आता तो अपना नाम लिख दिया है। तो ये ज़बी के नाम के साथ ये सॉल्व नहीं होता, तो ये मिस प्रिंट है, इसको वाइंड अप करें। द लास्ट क्वेश्चन इज 200, द लास्ट क्वेश्चन इज 200, और ये आप थिंक आप सबको पता है, फिर रिपीट हो चुका है। x plus 1, x plus 4, so the next will be, तो देखो यहाँ आता है +1, फिर यहाँ आता है +3, it means simple logic, we are adding odd, we are adding odd, so +1 +3, so next will be +5 and it will become x plus 9, and the correct option is option D. Thank you very much.